हेलो फ्रेंड, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, एमपीटी ऑर्थोपेडिक। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि स्लिप डिस्क में या डिस्क बल्ज किसी को होता है उसमें प्रिकॉशन क्या लेना है। एक्सरसाइजेस का एक मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं, 2 वीडियो बना के रखे हैं कि एक्यूट फेज में क्या करना चाहिए एंड सब एक्यूट एंड क्रोनिक फेज में क्या करना चाहिए। थोड़ा जब पुराना हो, स्लिप डिस्क में क्या प्रॉब्लम आती है तो कमर में दर्द होता है। पेशेंट बोलता है कि मुझे एकदम से ये शाम से या रात से या एकदम से दर्द शुरू हो। बहुत बार वजह भी नहीं पता होती। बहुत बार पता होता है कि मैंने कुछ भारी सामान उठाया था, कि झटके से काम किया था, कुछ झटका लगा था, कुछ मैं खींच रहा था, एकदम से कमर में हुआ, उसके बाद दर्द शुरू हुआ। दर्द शुरू होता है कमर में, फिर पैरों में पीछे पीछे या नीचे की तरफ ऐसा चला जाता है। रेडिकुलोपैथी जिसे बोलते हैं। पैरों में झंझनाहट, जलन, चुभन, सुन्न, गरम, ठंडा, दर्द, फटन, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। चलने में बहुत दिक्कत होती है। बैठने में 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता। हुए तो थोड़ी देर के बाद दर्द शुरू होता है तो लगता है कि बैठ जाएं। बैठे हुए लगता है कि थोड़ा सा पोस्चर चेंज कर लें। कई बार लेटने में भी आराम नहीं मिलता, बहुत तकलीफ होती है। तो एक्यूट फेज में एंड सब एक्यूट फेज में क्या करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि बिगनिंग में और लेटर स्टेज में क्या करना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना होता है। जैसा कि मैंने बताया, स्लिप डिस्क यहाँ से शुरू होता है, ये कमर में यहाँ पे दर्द होता है और नीचे की तरफ जाता है। लेकिन अगर रेडिकुलोपैथी है तो पेशेंट कंप्लेन कभी भी नहीं करेगा कि उसके कमर में दर्द हो रहा है। पेशेंट हमेशा बोलता है कि सर मुझे यहाँ से दर्द शुरू होता है, नीचे की तरफ जाता है, जबकि जड़ यहीं होती है। अब कैसे पता चलता है कि कौन सी नर्व कंप्रेस कर रही है? तो ऐसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं डर्मेटोम से कि इधर की तरफ दर्द जा रहा है तो पेशेंट को L4 कंप्रेशन हो सकता है, इधर की तरफ L5 हो सकता है। पैर के अंगूठे की तरफ जा रहा है तो L4 L5 कंप्रेशन हो सकता है। किनारे की तरफ जा रहा है, किनारे की उंगलियों की तरफ, तो S1 हो सकता है। एडी की तरफ जा रहा है तो S2 हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कंफ्यूज होता है, बोलता है पूरे पैर में दर्द हो रहा है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि अंगूठे की तरफ है या कानी उंगली की तरफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो। अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें, किस लेवल का है, एमआरआई करवा के देखना पड़ता है। अगर हल्का फुल्का होता है तो कई बार बिना मेडिसिन के एक्सरसाइजेस से भी ठीक हो जाता है। लेकिन अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें कि आपको किस लेवल पे ये हो रहा है। अब टिप्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो जब आप लेट के उठते तो आपको करवट लेके उठना है। लेकिन उसका क्या तरीका है कि आप पहले करवट लोगे पूरा ऐसे करके, पहले आप पूरा करवट लोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका पैर नीचे की तरफ लटकेगा। फिर इस हाथ से और दोनों हाथों से हल्का सा सपोर्ट लगा करके आपको ऐसे उठना है। अब आप जैसे लेटे थे वैसे ही आप उठ करके बैठ गए। पहली चीज़ हो गई करवट लेके उठना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पेशेंट बोलता है मैं सोऊं कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेंडिंग से होता है स्लिप डिस्क, तो आगे की तरफ बेंड नहीं करना होता है। सोने में अगर आपको ये पैरों में दर्द जा रहा है तो ये बहुत परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन थोड़ी देर आप ऐसे कर सकते हैं कि पैरों के बीच नीचे अगर एक तकिया लगा के आप इसको थोड़ा सा बेंड करके ऐसे लेट जाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन इसको परमानेंट नहीं करना है। इसमें होता क्या है कि पीछे से जो आपकी शाटिक नर्व जा रही है वो स्ट्रेच होती है जब पैर सीधा रहता है, जिसकी वजह से पेन होता है। जब हम तकिया लगा के हल्का सा इसको मोड़ लेते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रख लेते हैं, तो इससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रखना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर बहुत दर्द है तो आप तकिया लगाते ही आपको 2-4-5 मिनट में आराम मिलेगा, तो आप सो सकते हैं इसको लगा करके। करवट लेके कैसे लेटना है आपको? जब आप करवट लेके लेटेंगे तो आपका ध्यान रखना है कि पैर आपके बेंड होंगे, लेकिन आपकी स्पाइन बेंड नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी। तो आप स्पाइन स्ट्रेट करके तकिया लगा के, बिना तकिया के नहीं लेटना है, स्पाइन को स्ट्रेट करके पैर को ऐसे बेंड करके ऐसे करके लेट सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? करवट लेके उठना, सोने का तरीका ये होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड नंबर पे जब आपको आगे की तरफ झुकना है तो पैर मोड़ के झुकना है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे इधर से सामान उठाना है। अब मैंने क्या किया, ऐसे करके सामान को उठाया। अब मैंने 2 गलतियां करी। पहला फ्लेक्शन, दूसरा रोटेशन साथ में किया। और सारे डॉक्टर्स, सारे फिजियोथेरेपिस्ट सब बोलते हैं आगे की तरफ बेंड नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो पीछे की तरफ निकलती है, सेंट्रल थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती है, पैरासेंट्रल एंड थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकलती है, पोस्टीरियर लैटरल जिसे बोलते हैं। कॉमनली पोस्टीरियर लैटरल सबसे ज़्यादा होता है, जो फ्लेक्शन एंड रोटेशन से कुछ भारी सामान उठाने से ज़्यादातर होता है। तो ये नहीं करना है आपको, फ्लेक्शन और रोटेशन। अब तरीका क्या होगा?
आप इसकी तरफ घूम जाइए, कोई सामान उठाना है, उसके बाद आप पैर मोड़ करके झुकिए। अब मेरी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, मैंने कमर को बेंड नहीं किया, मैंने पैर को मोड़ा। तो पैर मोड़ के झुकना, करवट लेके उठना, पैर मोड़ के झुकना, सोने का तरीका मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, बैठने का क्या तरीका होना चाहिए, तो आपको एक टेक लगा करके बैठना। टेक लगा के बैठने का मतलब ये नहीं कि आप पतला सा कुशन यहाँ पे लगाएंगे और फिर टेक लगाएंगे तो आपकी बॉडी ऐसे बेंड हो गई। आपको ध्यान रखना है, आपको बेंडिंग पोजीशन में नहीं बैठना है, स्ट्रेट भी नहीं बैठना है, स्ट्रेट नहीं, आपको बैठना है एक्सटेंशन में, पीछे की तरफ हल्का सा कर्व दे करके। उसके लिए क्या करना है, आपको हिप्स पीछे जाएगा और एक पतला सा कुशन आप कमर पे लगाएंगे और फिर टेक लगा के बैठेंगे। ऐसे आपकी बॉडी एक्सटेंशन में चलेगी। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी कमर में 40-45 डिग्री का एंटीरियर कर्व होता है। ध्यान रखना है, इस कर्व को मेंटेन कर नहीं करेंगे तो प्रेशर पड़ता है। अब हम स्ट्रेट बैठे हैं, थोड़ा सा आगे करके तो तकलीफ होगी, अगर हम ऐसे करके बैठे हैं, कर्व ऐसे जा रहा है तो भी हमको तकलीफ होगी। तो हिप्स पीछे, फिर पतला सा कुशन, फिर ऐसे टेक ला के बैठना, तो करवट लेके उठना, टेक ला के बैठना, पैर मोड़ के कैसे झुकना है वो मैंने आपको बताया। सोने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। लास्ट, आपको कोई सामान उठाना है, जब आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है तो शुरुआत में आप वेट लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे जब आप अपनी रूटीन में वापस आते हैं, रिहैबिलिटेशन आपका होने लगता है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सामान उठाने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ से आपको ये सामान उठाना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ मैंने बताया है कि पैर मोड़ के झुकना, तो पैर मोड़ करके आप झुकेंगे। दूसरी चीज़, ये वेट आपका बॉडी से पास होना चाहिए, बॉडी से दूर नहीं होना चाहिए। गलती क्या होती है, हमने ऐसे करके ऐसे उठाया तो हमारी कमर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, सबसे ज़्यादा कमर पे जोर हमारे इस पे पड़ता है, सेकेंड नंबर पे सेटिंग होती है, थर्ड नंबर पे खड़े होना, चलना होता है। तो मैं सबको सलाह देता हूँ कि आप बैठो कम, आप खड़े होकर के चल ज़्यादा सकते हैं। अगर किसी को कमर में प्रॉब्लम है तो उसको बैठने में जितना डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा उससे कम खड़े होने और चलने पे पड़ेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन खड़े होना चलना कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टिविटीज़ आप जितनी भी करते हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, आप घर का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें दिमाग में हमेशा रखनी है, विद इन द लिमिट ऑफ पेन एंड विद इन द लिमिट ऑफ स्ट्रेन। पेन और स्ट्रेन से आगे नहीं जाना है। इसका मतलब ये हुआ, आप बैठ के कोई काम कर रहे हैं, आपको हल्का सा कमर का दर्द शुरू हुआ, आप उठ जाइए, थोड़ा सा मूव कर लीजिए, आप लेट जाइए, पोस्चर को चेंज करना है, चाहे वापस से आप बैठ जाइए। लेकिन ये दर्द 15 मिनट पे शुरू होता है, दर्द या भारीपन, या 20 मिनट पे शुरू होता है। उस समय आपको पोस्चर को चेंज करना है। आप खड़े हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, चाहे वापस से फिर से खड़े हो जाइए अगर खड़े होने का काम कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, आपको 1000 कदम चलना है, आपको 100 कदम पे तकलीफ हो रही है तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। आपका पर्पस भी पूरा हो रहा है और आपके बैक पे प्रेशर भी कम हो रहा है। थैंक यू।